I'm Dr. Manchubala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, कोटा। आज हम बीएससी पार्ट 3 में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? वाष्प दाब अवनमन। हमें पता है कि भी किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वह द्रव के तल पर साम्यावस्था में उसकी वाष्प द्वारा आरोपित दाब होता है। कोई भी द्रव हो, उसका जो वाष्प दाब है वो उसके तल पर जो इक्विलिब्रियम में उसकी वाष्प द्वारा, द्रव और वाष्प के बीच में जो इक्विलिब्रियम उसके द्वारा जो आरोपित दाब होता है उसे हम वाष्प दाब बोलते हैं। आरोपित दाब होता है। अब अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ लेते हैं, यानी कि अवाष्पशील तथा विद्युत अनअपघटय, और किसी विलायक में उसे विलय किया जाता है, तो समान ताप और दाब पर इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यानी कि क्या हुआ कि जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब तो अधिक होता है, और जब उसमें विलय मिला दिया जाता है तो जो विलयन बन गया उसका वाष्प दाब जो है वह कम हो जाता है। अब अगर हम माने कि शुद्ध विलायक जो है उसका वाष्प दाब तो कैपिटल P है, और जो विलयन का वाष्प दाब है वो PS है, जो हमने विलय और विलायक को मिला के बनाया है। तो इनमें देखा गया कि वाष्प दाब का जो अवनमन है वो P माइनस PS होगा, क्योंकि P विलायक का वाष्प दाब है वो अधिक है और जो विलयन का वाष्प दाब है वो कम है। तो जो वाष्प दाब का अवनमन P माइनस PS, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। जो विलायक का वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। वाष्प दाब अवनमन में सर्वप्रथम गेलुसैक ने कुछ कार्य किया, लेकिन इसका विस्तार में अध्ययन वॉन बोबोन और वुलनर ने किया। तनु विलयन के लिए जो अनुपात है वो P माइनस P बाय P में ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात अनुपात उतना ही रहता है। ये देखा गया कि ताप बढ़ने के साथ साथ जो विलायक का वाष्प दाब है P, उसका मान तो तेजी से बढ़ता है, लेकिन किसी तनु विलयन के लिए अगर हम देखें तो अनुपात P माइनस PS अपॉन P में ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात अनुपात उतना ही रहता है। अब हम देखें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो जब हमने विलय को शुद्ध विलायक में मतलब मिलाया है और जो वाष्प दाब में अवनमन हो गया है, उसका अगर हम अनुपात देखें किसके साथ? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के साथ, तो वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा P माइनस PS अपॉन P। विलय द्वारा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब 1887 में राउल ने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और सांद्रता के लिए एक नियम दिया जो राउल का नियम कहलाता है। तो राउल का नियम क्या कहता है कि एक अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, तो जो आपका अवाष्पशील विलय है उसको जब हमने विलायक में घोला तो जो वाष्प दाब में जो कमी आ गई, आपेक्षिक अवनमन आ गया, जो हमने P माइनस PS बाय P बोला, वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोल भिन्न के। अब हमें वो विलय की मोल भिन्न पता है क्या होती है? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस n। n क्या है? छोटा n। ये आपके विलय के मोलों की संख्या है, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। तो विलायक के मोल भिन्न क्या हो जाएगा? विलय के तो स्मॉल n अपॉन n प्लस n, और विलायक का मोल भिन्न कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और राउल का नियम हम लिख सकते हैं P माइनस PS बाय P इज इक्वल टू विलय के, क्योंकि वो किसके प्रोपोर्शनल है? विलय के मोल भिन्न के, तो n अपॉन n प्लस n। अब जो विलयन राउल के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब अगर हम बात अत्यंत तनु विलयन की करें, तो अत्यंत तनु विलयन में जो मोल भिन्न विलय की है किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में वो बहुत अधिक कम है,
तो हम जो है वो इसको कैसे लिख सकते हैं, P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू N अपॉन N। ठीक है। और यदि विलयन तनु नहीं होता है तो जो हमारा था P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस N, इसको हम वैकल्पिक रूप में भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम इसका इन्वर्स ले लें तो P माइनस पी एस P अपॉन P माइनस पी एस N प्लस N अपॉन N, और इसको हम 1 प्लस N अपॉन N लिख सकते हैं। N बाय N 1 हो गया और N प्लस N अपॉन N हो गया। अब P अपॉन P माइनस पी एस 1 को इधर ले आए, -1 इज इक्वल टू N बाय N बच गया। अब इसको खोलेंगे तो P माइनस P प्लस पी एस अपॉन P माइनस पी एस इज इक्वल टू N बाय N, और इसको जब ये कट जाएगा तो आपका पी एस अपॉन P माइनस पी एस इज इक्वल टू N बाय N, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो हम P माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N भी लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें कि हमको अगर ये इससे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, वाष्प दाब अवनमन द्वारा अनुभार अगर ज्ञात करना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला P माइनस पी एस अपॉन पी, जो नॉर्मल विलयन है उनके लिए N अपॉन N प्लस N है। और हमें पता है कि स्मॉल n जो है वो क्या है, विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N जो है वो विलायक के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल w अपॉन m और विलायक के कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, है ना। और अत्यंत तनु विलयनों के लिए ये हमारा P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू N बाय N हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन अगर हम अत्यंत तनु विलयनों के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस पी एस अपॉन पी और ये W स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी W और छोटा m है वो विलय का है, और जो कैपिटल W और कैपिटल M है वो विलायक का है। तो इस फॉर्मूले से अपन जो है क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो है हम निकाल सकते हैं। अगर हमको जो है विलय तथा विलायक के भार क्रमशः W व कैपिटल W तथा अनुभार ज्ञात हो। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में भी रिलेशन देखा गया कि जो आपका वाष्प दाब अवनमन है और जो परासरण दाब है, हमें पता है परासरण दाब क्या होता है, जब लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर बीच में होती है तो उसका जो स्थानांतरण होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसमें देखा गया कि ये दोनों जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसके लिए हमने ये अपरेटस जो है सेट किया है। इसमें हमने एक थिसल फनल इन्वर्टेड उल्टी करके थिसल फनल रख दिए, उसमें विलेट को डाल दिया है, बाहर आपका विलायक है और यहाँ पर हमारी ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने डाल दी है। ठीक है, जो कि एक बहुत मतलब बड़ी आवश्यकता है, ये ज़रूर होनी चाहिए। अब जो प्रेशर है यहाँ पे विलायक का वो स्मॉल p है, और जो सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है वो PS है। तो हमने माना कि नली में ऑस्मोसिस हो रहा है, ये जो बाहर का विलायक है उसका लो कंसंट्रेशन है, अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन है, तो आपका परासरण का प्रोसेस होगा और यहाँ पर जो लेवल होगा विलयन का वो बढ़ जाएगा। माना नली में विलयन h ऊंचाई तक ऊपर चढ़कर स्थिर हो जाता है, जो कि साम्यावस्था है। साम्यावस्था में विलयन का परासरण दाब पाई द्रव के स्तंभ द्वारा डाले जाने वाले द्रव के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो हम जो पाई है वो आपका HdG के बराबर हो गया। D जो है वो विलयन का घनत्व है और G जो है गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, H तो जो हाइट वहाँ पर वो पहुँच गया है सोल्यूशन, वो हाइट है, D आपका डेंसिटी है और G आपका जो ग्रेविटेशनल हम लेते हैं। अब माना कि विलायक की सतह के ऊपर वाष्प दाब P है और विलयन की सतह के ऊपर PS है, तो जो दोनों का अंतर है वह P माइनस PS है और वह वाष्प के स्तंभ की ऊंचाई h द्वारा डाले जाने वाले दाब के बराबर होना चाहिए। तो ये h रो g, और रो क्या है, वाष्प घनत्व है जिसको हम निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। माना कि विलायक के जो अनुभार है वो कैपिटल M है और दाब उसका P है, टेम्परेचर T केल्विन है और वह 1 मोल वाष्प का आयतन है। तो ये मानते हुए आदर्श गैस समीकरण में PV = RT और V हो जाएगा RT/P, और हमारा जो डेंसिटी है हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम,
तो मास अपॉन वॉल्यूम की जगह ये रिलेशन रख देंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो हमारे पास जो रो है वो Pm/RT आ जाएगा। अब अगर हम दोनों को भाग दे देते हैं 39 और 38 को, तो हमारे पास P - PS/पाई और H rho G अपॉन HdG आ जाएगा और ये सब कट जाएगा तो यहाँ रो अपॉन डी बच जाएगा। और हमें पता है कि रो की वैल्यू क्या है, वो हमने यहाँ पे Pm/RT रख दिया है इंटू डी। तो हमारे पास M/RTD और यहाँ पे जो P था वो हम नीचे ले गए इंटू पाई। तो ये जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था ये पाई के प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम देखें कि इसको हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, तो इसके लिए ओस्टवाल्ड एंड वॉकर डायनेमिक मेथड है, जिसमें कि हमने ये बल्ब्स लिए हैं। ये जो 2 बल्ब हैं इनमें विलयन भरा हुआ है और ये जो बी बल्ब्स हैं इनमें विलायक भरा हुआ है। यहाँ से प्योर ड्राई एयर जो है वो एंटर करती है, तो वो जो इनका और यहाँ पर एक नली के द्वारा एक यू नली में हमने फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है जो कि इसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये बाहर कलेक्ट होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस विधि में प्रयुक्त उपकरण में बल्बों के 2 समुच्चय ए और बी और यू नलियों का एक समूह होता है और ये आपस में नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। ए में आपका सॉल्यूशन भरा है, बी में शुद्ध विलायक भरा है और निर्जल इसमें कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। अब दोनों को परस्पर जोड़कर हमने थर्मोस्टेट में रख दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक एस्पिरेटर से जोड़ दिया है। अब सबसे पहले जो हमारी शुष्क जो वायु है वो ए में जाएगी या जिसमें कि विलयन भरा होता है, तो वह विलयन के वाष्पों से संतृप्त हो जाती है और विलयन के वाष्पों को अवशोषित कर लेती है। तो शुष्क हवा जो है विलयन के वाष्पों से संतृप्त हो जाती है और विलयन के वाष्पों को अवशोषित कर लेती है। अब जो विलयन के अवशोषित वाष्पों की मात्रा है वह उस ताप पर विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होती है, अतः विलयन के भार में कमी PS के समानुपाती हो जाती है। जो विलयन का हमने शुरू में भार ले लिया उसमें कमी आ जाएगी और वो किसके समानुपाती हो जाएगी, PS के। अब विलयन वाष्पों से संतृप्त वायु को अब हम शुद्ध विलायकों से भरे बल्बों में प्रवाहित करते हैं। यहाँ ये वायु विलायक के वाष्पों को अवशोषित करती है। अब विलायक के अवशोषित वाष्पों की मात्रा जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P तथा विलयन के वाष्प दाब PS के अंतर के समानुपाती होती है, अर्थात जो विलायक के भार में कमी आएगी वो P - PS आएगी। तो A के भार में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS, B के भार में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P - PS और A + B के भार में कमी जो है वह PS + P - PS जो कि प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। यानी कि अगर हम B के भार में कमी देखें, बल्बों के समुच्चय के भार में कमी, तो वो P - PS है। A + B समुच्चय के भार में कमी P है। और यदि विलायक जल हो तो B में से निकली हुई वायु को हम कैल्शियम क्लोराइड से भरी यू नलियों में प्रवाहित किया जाता है और जो कि उसको अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार इनके भार में होने वाली जो वृद्धि है A व B के भारों में होने वाली कुल कमी के बराबर होगी। यानी कि जो कैल्शियम क्लोराइड जो एब्जॉर्ब कर लेगी इस वायु को, जो कि किससे हुई है, जो आपकी विलयन और विलायक के जो वाष्प दाब है उससे जो है उसने ले लिया है, तो उसके भार में जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि जो है जो बल्बों के भार में कमी है उसके समानुपाती होगी। तो कैल्शियम क्लोराइड युक्त नलियों के भार में वृद्धि प्रोपोर्शनल टू P। तो P बल्बों के समुच्चय के भार में कमी तो P - PS हो गई और कैल्शियम क्लोराइड युक्त नलियों के भार में वृद्धि P हो गई। तो आपेक्षिक जो वाष्प दाब अवनमन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, अतः प्रयोग को किसी भी ताप पर किया जा सकता है। इस प्रकार वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन का मान जो है वह हम समुच्चय A तथा समुच्चय B के भारों में कमी मापकर अथवा समुच्चय B के भार में कमी एवं कैल्शियम क्लोराइड नलियों के भार में वृद्धि का मापकर ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।